गजा में इसराइल द्वारा लगातार जारी सैन्य ऑपरेशन के बाद इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। इसराइल ने गजा से अपने 2 नागरिकों के शव बरामद किए हैं। जी हाँ, दरअसल इस्राएली सुरक्षा बल यानी आईडीएफ और शिन बेट ने गजा में एक विशेष सैन्य ऑपरेशन के दौरान जूडी वाइनस्टीन हगई, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, और गदी हगई, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, उनके शव बरामद किए हैं। ये दंपति किबुत्ज नीर ओज का निवासी था, जो इसराइल गजा सीमा के पास स्थित है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमले के दौरान इस दंपति को बंधक बनाया था और उनकी हत्या कर दी थी। इस्राएली सेना के अनुसार हमास ने इनकी हत्या उसी दिन की थी और बाद में उनके शवों को गजा ले जाया गया था। इस ऑपरेशन को खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया, जिसमें जोखिम भरे माहौल में सैनिकों ने साहस और समन्वय का परिचय दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला इसराइल के लिए एक बड़ा झटका था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। जूडी और गदी उन बंधकों में शामिल थे जिन्हें हमास ने अपने कब्जे में लिया था। इस्राएली सेना का कहना है कि ऑपरेशन बंधकों को वापस लाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है, चाहे वो जीवित हो या उनके शव बरामद हो जाएं, लेकिन वो किसी भी हाल में मिलने चाहिए। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना और खुफिया एजेंसी की सराहना की। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम अपने हर नागरिक को घर लाने के लिए कटिबद्ध हैं। जूडी और गदी के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हालांकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का उनके ही देश में खासा विरोध भी हो रहा है। इस्राएली नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए लंबा खींच रहे हैं। हमास ने दावा किया है कि गजा में इस्राएली हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाइयों के कारण 33 बंधकों की मौत हुई। ये स्थिति इसराइल और हमास के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और गहरा कर सकती है। गजा में चल रहे संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और बंधकों का मुद्दा दोनों पक्षों के लिए बेहद संवेदनशील है। जूडी और गदी के परिवार ने इस दुखद समाचार पर शोक व्यक्त किया है। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि जूडी और गदी की यादें हमेशा हमें प्रेरित करेंगी। हम सरकार और सेना के आभारी हैं कि उन्होंने शवों को वापस लाया ताकि हम उन्हें सम्मानजनक विदाई दे सकें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र और मिस्र, इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ये घटना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नए सवाल खड़े करती है। इसराइल ने हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का संकल्प लिया, जबकि हमास इसे इसराइली आक्रामकता का परिणाम बता रहा है। इस बीच गजा में आम नागरिकों पर इसका गहरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि इसराइल ने अपने बंधकों को हमास से वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वे अपने बंधकों को अभी तक वापस नहीं ला पाए। गजा में मानवीय सहायता पर रोक लगाना इसी योजना का हिस्सा था। कहा जा रहा है कि इसराइल हमास को भूख से मरने पर मजबूर करना चाहता है ताकि वो उनके बंधकों को वापस लौटा दे। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान गजा में हमास का तो पता नहीं, लेकिन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। उसे अल कस्साम ब्रिगेड के भूत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई बार मुश्किल हालात में हमास को इसराइल के खतरनाक हमलों से उसने निकाला है। भूत उसे इसलिए भी कहते हैं कि उसे ढूंढना इसराइल के लिए अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। वो किसी भूत की तरह चुटकियों में गायब हो जाता है। उसका एक और नाम अबू सुहैब है, जिससे लोग उसे लोकप्रियता या मकबूलियत के चलते पुकारते हैं, लेकिन उसका असली नाम अज़-अद-दीन अल-हद्दाद है, जो अब हमास की कमान संभालने जा रहा है। हमास के कमांडर मोहम्मद सिनवार और उससे पहले यहिया सिनवार के इसराइल के हाथों कत्ल के बाद हमास की क़यादत या नेतृत्व को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक अल-हद्दाद को हमास की बागडोर सौंप दी गई है। हमास में मोहम्मद सिनवार के बाद अल-हद्दाद सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं। इसराइल ने उस पर $7.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। माना जाता है कि अल-हद्दाद 7 अक्टूबर 2023 के हमास पर हमले का मास्टरमाइंड भी था। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अल-हद्दाद को इसराइल कम से कम 6 बार मारने की नाकाम कोशिश कर चुका है। इसराइल ने अल-हद्दाद को धमकी देते हुए कहा है कि अगला नंबर उनका ही है। हमास में अल-हद्दाद को सैन्य और खुफिया अभियानों का माहिर माना जाता है। अल-हद्दाद कम से कम 9 बार इसराइल के जरिए
कत्ल किए जाने की कोशिश से बच चुके हैं। वो अक्सर अपना ठिकाना बदलते हैं और बेहद सतर्क रहते हैं। उनके बेटे और पोते की इस्राएली हमलों में मौत हो चुकी है। हमास की खुफिया इकाई अल मज़द में भी वो वरिष्ठ भूमिका में रहे हैं और कहा जाता है कि हमास की ये एजेंसी इस्राएली एजेंटों की पहचान करती थी। पहले हमास की अल कस्साम ब्रिगेड, फिर वो स्पेशल फोर्स के प्रमुख बनाए गए और साल 2021 में उसे गजा ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। 2024 में जब इसराइल ने यहया सिनवार की हत्या कर दी तो उसे हमास की 14वीं बटालियन की जिम्मेदारी दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी भी मिलती है कि अल हद्दाद का परिवार इसराइल के हमलों में खत्म हो चुका है। जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक हमास के 5 ओरिजिनल ब्रिगेड कमांडरों में वो अकेला ही जिंदा बचा है। गौरतलब है कि 3 माह तक सीज फायर के बावजूद इसराइली आक्रामकता बर्दाश्त करने के बाद अब हमास गजा में फिर उठ खड़ा हुआ है। हमास ने आईडीएफ के 3 फौजियों पर हमला कर दिया। इसे इसराइल डिफेंस फोर्स का अब तक का सबसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। यह हमला महज एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा था जो बताता है कि हमास अब भी पूरी ताकत में है। हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उसने शावाज विस्फोट और रॉकेट प्रणालियों के जरिए हमला किया था। पहले आईईडी से इसराइली सैनिकों की गाड़ी को उड़ाया गया और फिर पास के घर में शरण लिए सैनिकों पर टैंडम मिसाइल दागी गई। इन सब के बीच इसराइल को कई बार सीधी चुनौती दे चुके अज़ अद-दीन अल हद्दाद को हमास की जिम्मेदारी मिलने से ये भूत कहीं गजा में इसराइल के पीछे ही ना पड़ जाए, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। गाजा की जबालिया इलाके में हुए बम विस्फोट में इसराइल के 3 युवा सैनिकों की मौत हो गई। गिवाती ब्रिगेड की रोतीम बटालियन के ये जाबाज सैनिक एक नियमित गश्त के दौरान निशाने पर आए। इस हमले को हालिया संघर्ष की सबसे घातक घटनाओं में गिना जा रहा है। एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस गया एक परिवार, एक बटालियन और एक राष्ट्र। जबालिया गाजा के उत्तरी हिस्से में हुए घातक सड़क किनारे बम हमले में इस्राएली सेना के 3 जवानों की जान गई है। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित हमला था, जिसे हमास की तरफ से बिछाए गए जाल के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस्राएल की तरफ से लगातार गाजा में बमबारी की जा रही थी, जिसमें हजारों बच्चों समेत महिलाओं की जान जा रही थी। 22 साल की उमर वैन गेल्डर गिवाती ब्रिगेड की रोतेम बटालियन के एक बहादुर और समर्पित सैनिक इसराइल की ओर से कहे गए, जो इस हमले में शहीद होने वालों में शामिल थे। यरूशलेम में हुए उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी यूनिट कमांडर की आंखें नम थी जब उन्होंने कहा, उमर सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा थे। वो हर मुश्किल में सबसे शांत और बेहद मजबूत रहते थे। बाकी 2 जवानों की पहचान इसराइल की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन देश भर में एक ही भावना है, दर्द, गर्व और आक्रोश। नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाई, झंडे झुकाए और सड़कों पर शांति मार्च निकाले। इस हमले के बाद इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। टैंकों और ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना के मुताबिक यह हमला गाजा में चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा था और इसके पीछे एक आतंकी गुट की योजना थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के जबालिया इलाके में हुए सड़क किनारे बम विस्फोट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसे हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई में दिल दहला देने वाली कीमत बताया और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, हमारे सैनिकों की शहादत ने हमारे दिलों को तोड़ दिया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसराइल हमास के सैन्य और सरकारी ढांचे को नष्ट करने, सभी बंधकों को मुक्त करने और गजा को इसराइल के लिए खतरे से मुक्त करने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा। शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इससे पहले जब गाजा में 8 इस्राएली सैनिकों की शहादत हुई थी, तब भी नेतन्याहू ने कहा था, हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई में दिल दहला देने वाली कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इसराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा।
नेतन्याहू के ये बयान इसराइल की दृढ़ता और हमास के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि इन बयानों की आलोचना भी की गई है। विशेष रूप से विपक्षी नेता यायर लापिड ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार नेतन्याहू के बयान इसराइल की सैन्य रणनीति और हमास के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हैं, जबकि विपक्षी आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं।